Wow, prices are falling, discounts are everywhere. सोचो एक ऐसी दुनिया में सुबह उठना जहां प्राइसेस फाइनली थोड़े कूल डाउन हो रहे हो। सालों से महंगा होता ग्रॉसरीज का बिल, बढ़ता हुआ रेंट और पेट्रोल के वॉलेट ड्रेनिंग प्राइसेस। अचानक सब कुछ सस्ता होने लग जाए। Isn't it feeling like a perfect price world? हर चीज़ धीरे धीरे सस्ती होती जा रही हो तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट्स उतना ही बेटर। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो ड्रीम सिनेरियो लग रहा है वही इतना बड़ा इकोनॉमिक नाइटमेयर बन सकता है कि आपकी जॉब चली जाए और आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाए और पूरी इकोनॉमी को सालों तक एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसा दे, है ना डरावना? नमस्कार दोस्तों, आज हम माइंडफ्लेक्स एकेडमी के इकोनॉमिक सेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्फ्लेशन के दो भाइयों से मिलते हैं। पिछले सेशन में हमने इन्फ्लेशन को अच्छे से समझा था। अगर आपने मिस किया और आपको इन्फ्लेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। आइए आज इन्फ्लेशन परिवार के सदस्यों से भी मिल लेते हैं। पहला, डिसइन्फ्लेशन, जो कि हमारा हीरो है, और दूसरा डिफ्लेशन, जो कि हमारा विलन है। पहले अपने हीरो से मिलते हैं। डिसइन्फ्लेशन मतलब है जब इन्फ्लेशन की रेट स्लो हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है स्लो डाउन, ना कि रिवर्स। यानी प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही हैं, बस उतनी फास्ट नहीं हैं। समझिए जैसे एक कार धीरे धीरे ब्रेक मार रही हो। आप आगे तो जा रहे हैं पर अब सेफर स्पीड से जा रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए ब्रेड का प्राइस लास्ट ईयर 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ हो गया था, यानी ₹10 का इंक्रीज़ था, हाई इन्फ्लेशन। और इस साल ₹50 से ₹55 हो गया है, ₹5 का इंक्रीज़ है, यानी लोअर इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, ब्रेड महंगी तो हुई है, बस डिफरेंस ये है कि इस साल महंगाई स्लो हो गई है। महंगाई चल रही है पर स्पीड कम हो गई है, इसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ध्यान रहे, आप डिसइन्फ्लेशन को चीज़ें सस्ता होना ना समझें। डिसइन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना कंटिन्यू है लेकिन धीरे धीरे। हम इस डिसइन्फ्लेशन को हीरो क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि महंगाई कंट्रोल में आ जाती है तो लोगों को रिलीफ फील होता है और अपना बजट प्लान करना इजी हो जाता है। सैलरीज़ को कैचअप करने का टाइम मिलता है, मतलब इंक्रीमेंट्स का रियल इम्पैक्ट दिखने लगता है। परचेजिंग पावर थोड़ी इम्प्रूव होती है। जॉब्स का बड़ा झटका नहीं लगता। मतलब इन्फ्लेशन को अगर अचानक से फोर्सफुली रोका जाए तो रिसेशन आ सकता है, पर डिसइन्फ्लेशन एक सॉफ्ट ब्रेक है, जॉब्स सेफ रहती हैं। चौथा, स्पेंडिंग रुकती नहीं। प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं इसलिए लोग खरीदते रहते हैं। कल सस्ता मिलेगा, आज नहीं खरीदते हैं, कल खरीदेंगे, ऐसी वाली कोई सोच डेवलप नहीं होती। कंपनीज हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो एक्सपेंशन डिले करती हैं वो डिसइन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो जाने की वजह से फिर से न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं, हायरिंग रिज्यूम करती हैं, जिससे ग्रोथ वापस आने लगती है। इंटरेस्ट रेट्स इवेंचुअली नीचे आ जाते हैं जिससे लोन्स भी सस्ते हो जाते हैं। इसीलिए हम डिसइन्फ्लेशन को हमारा हीरो कहते हैं। आइए अब मिलते हैं हमारी कहानी के विलन डिफ्लेशन से। डिफ्लेशन का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और यह कोई एक महीने का ऑफ़र नहीं होता। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ महीनों तक प्राइसेस कंसिस्टेंटली नीचे आते रहते हैं। एक दो चीज़ों की सेल लगना अलग बात है, लेकिन डिफ्लेशन में तो पूरी इकोनॉमी में ग्रॉसरी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता होता चला जाता है, और वो भी लगातार। डिफ्लेशन ट्रिगर करता है तो मानो यह एक डेथ स्पाइरल जैसे काम करता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके होम लोन की EMI है 20,000 पर मंथ और आपकी सैलरी है 80,000, मतलब EMI आपकी 25% ऑफ इनकम है, मैनेजेबल है, लाइफ अच्छी चल रही है।
डिफ्लेशन हिट करता है, इकनॉमी स्लो होती है, कंपनीज का बिजनेस गिरना शुरू होता है, सैलरी कट्स भी आते हैं। अब आपकी सैलरी 60,000 हो गई, लेकिन EMI वो अभी भी 20,000 ही है, यानी अब आपकी EMI 33% ऑफ योर इनकम हो गई। प्रेशर बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। अब मार्केट में डिमांड और गिरती है, कंपनीज और ले ऑफ करती हैं, सैलरी फिर कट होती है। अब आपकी सैलरी 40,000 हो गई, EMI अभी भी 20,000 है, जो कि अब 50% ऑफ योर इनकम है। इस टाइम तक अब ज़्यादा पैसे EMI में जा रहे हैं आपके, और कम पैसे लाइफ के लिए बच रहे हैं। अगर आपने ये भी सोचा कि ठीक है मैं घर बेच देता हूँ EMI से छुटकारा पाने के लिए, तब भी प्रॉब्लम है। डिफ्लेशन में प्रॉपर्टी प्राइसेस भी गिर रहे हैं। जो घर आपने 50 लाख में लिया था, अब उसकी वैल्यू 40 लाख है, पर बैंक का लोन अभी भी 45 लाख है। मतलब घर बेच के भी पूरा लोन नहीं चुकता। ये एक डेथ स्पाइरल के जैसा है, क्योंकि हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप को और बुरा बना देता है। कम सैलरी से ज़्यादा EMI बर्डन, से कम स्पेंडिंग, से कंपनीज और सफ़र और जॉब्स कट्स। एक बार अंदर गए तो बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल दलदल जैसा है, जितना स्ट्रगल करते हो बाहर निकलने का, उतना ही और नीचे धंस जाते हो। डिफ्लेशन भी इकनॉमी के साथ वही करता है। डिफ्लेशन का सबसे बड़ा रियल एग्जाम्पल है द ग्रेट डिप्रेशन। 1929-1933 के बीच US में प्राइसेस अराउंड 25% गिर गए थे केवल 4 सालों में। सुनने में अच्छा लगता है कि जब तक आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गया था, हर 4 में से एक आदमी बेरोज़गार था, और इकोनॉमी 30% श्रिंक हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है जापान के लॉस्ट डिकेड्स, जो 1990s में शुरू हुए। मिड डिफ्लेशन ने उन्हें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में 20 साल से ज़्यादा तक ट्रैप कर दिया। इंटरेस्ट रेट 0 पर थे, बेसिकली फ्री मनी। फिर भी लोग और बिजनेस स्पेंड या इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट था कि चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी। तीसरा, यूरोप ने भी 2014-15 में डिफ्लेशन का सामना किया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्हें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स लाने पड़े, यानी बैंक्स को कैश रखने के लिए चार्ज करना पड़ा, और फिर भी रिजल्ट बेयरली इफेक्टिव रहा। अगर आप इन तीनों डिफ्लेशन के रियल एग्जाम्पल्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कैसे बनता है डिसइन्फ्लेशन हमारा विलेन, जो कि डिफ्लेशन है। चलिए इसको इंडिया की जर्नी के थ्रू समझते हैं। आते हैं स्टेज 1, जो कि इन्फ्लेशन का है। साल 22-23 याद है, जब सब कुछ महंगा हो रहा था। पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर, आटा दाल सब्जी सबके प्राइस बढ़ रहे थे तेज़ी से, रेंट भी बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन 7 to 8% तक पहुंच गया था। RBI की टेंशन थी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तब RBI ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। स्टेज 2, RBI का एक्शन। RBI ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। रेपो रेट 4% से 6.5 तक बढ़ाया, जिससे होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स सब एक्सपेंसिव हो गए। लोन्स महंगे हुए तो बोरोइंग्स कम हुई, स्पेंडिंग कम हुई, डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो प्राइसेस स्लो डाउन हुई, और इस तरह इकनॉमी को डेलिब्रेटली स्लो डाउन किया गया। अब आते हैं स्टेज 3, डिसइन्फ्लेशन। RBI की मेडिसिन काम कर गई। 2024-25 में देखो क्या हुआ। 2023 में इन्फ्लेशन 7% था, 2024 में इन्फ्लेशन 5% हुआ। आटे का पैकेट जो पहले 400 था वो केवल 20 रुपये बढ़ा, उसके पहले 28 रुपये बढ़ा था। पेट्रोल भी केवल 5 रुपये बढ़ा, 100 से 105 हुआ, जो कि पहले 7 रुपये बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। 2025 में इन्फ्लेशन और भी स्लो हो गया, 3% पे आ गए। आटे का पैकेट 432 रुपये, मात्र 2 रुपये बढ़ा, और पेट्रोल सिर्फ 3 रुपये बढ़ के 108 पे आ गया। ये है डिसइन्फ्लेशन। प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं पर रेट स्लो है, यही तो चाहिए था। स्टेज 4, द डेंजर जोन। RBI ने सोचा हमने इतनी अच्छी जॉब की है, इन्फ्लेशन 7% से 3% पे ले आए, अब रेट्स ऐसे ही रखते हैं ताकि वापस ना बढ़े। पर प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी बहुत तेज़ स्लो हो गई। RBI ने ब्रेक थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया। धीरे धीरे क्या हुआ,
इन्फ्लेशन 3% से 2% पर आ गया। कंपनीज में सेल्स स्लो होने लगी, हायरिंग स्लो हो गई, जॉब्स ग्रोथ वीक हो गई। आज जैन 2026 में कंपनीज ने इंक्रीमेंट्स ऑलमोस्ट रोक दिया है, कुछ जगह सैलरी कट्स भी हैं। आज इन्फ्लेशन 2% से कम पर है। ये भारत के लिए अच्छी बात है या चिंता की? अब यहाँ थोड़ा हाइपोथेटिकल होकर समझते हैं। मान लीजिए हम स्टेज 5 डिफ्लेशन में आ गए, यानी पहली बार ऐसा हुआ कि ओवरऑल प्राइसेस गिर गई इंस्टेड बढ़ने की। अगर जनवरी में सब्जी का बास्केट आपका 100 रुपये का आता था तो फेब 2026 में आपका सब्जी बास्केट 98 रुपीज़ का आया। पेट्रोल अगर 95 का था तो वो 90 का हो गया। आरबीआई ने सोचा ये तो टेम्पररी है, शायद मॉनसून की वजह से सब्जियां सस्ती हुई होंगी, फेस्टिव सीज़न ख़त्म होने से डिमांड कम हुई होगी, तो आरबीआई ने कोई अर्जेंट एक्शन नहीं लिया। अब स्टेज 6 में क्या हुआ? दैट स्पायरल बिगिंस। अगले महीने भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई, प्राइसेस और गिरने लगे। अब पैटर्न बन गया डिफ्लेशन का। कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी चेंज हो गई। नाउ द वेटिंग गेम स्टार्ट्स। कंज्यूमर सोचने लगा शायद प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और गिर जाएंगे तो मैं तभी खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदता। और बाद में कुछ चेंज नहीं हुआ, प्राइसेस और डाउन हुए सो दैट कस्टमर खरीद सकें, पर स्पेंडिंग कम होने की वजह से अब डिमांड ही कम हो गई। अब स्टेज 7 रियलाइजेशन, जो कि बहुत लेट हुआ। आरबीआई को फाइनली रियलाइज़ हुआ, अरे यार ये टेम्परेरी नहीं था, ये तो डिफ्लेशन बन गया। रेपो रेट 6.5% से तुरंत 3% किया गया, पर बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि साइकोलॉजी शिफ्ट हो चुकी थी। कंज्यूमर्स का वेटिंग गेम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि कोई एक्शन काम नहीं कर रहा था और हम डेथ स्पायरल में फंस चुके थे। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स को टाइट रोप वॉक करना पड़ता है, यानी ना ज़्यादा लेफ्ट ना ज़्यादा राइट, बिल्कुल बीच में परफेक्ट बैलेंस। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बाहर आएँ तो हमने जैसे बताया कि इंडिया में आज जनवरी 26 में इन्फ्लेशन लेस देन 2% पर है, और अगर और नीचे आया से अराउंड 1% और 0% तो भारत डिफ्लेशन जोन में एंटर कर सकता है। इसलिए आरबीआई को अब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आरबीआई को अब डिसीजंस लेने होंगे कि रेट्स और कम करें या होल्ड करें। अच्छी बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, डिमांड है, तो डिफ्लेशन का उतना डर नहीं है, पर समझदार रहना ज़रूरी है। आइए अब हम ये जानते हैं कि आरबीआई और गवर्नमेंट कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं अगर डिफ्लेशन हिट हुआ तो उससे लड़ने के लिए। आरबीआई के इकोनॉमिक टूल्स हैं इंटरेस्ट रेट कम करना, मनी प्रिंटिंग, कैश रिजर्व रेशो कम करना। पर ये टूल्स डिफ्लेशन में बहुत काम नहीं करते। डिफ्लेशन को सही मायने में फाइट सही साइकोलॉजी या कुछ गवर्नमेंट के फिजिकल टूल्स ही करते हैं, जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, गरीब लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा भेजना जिससे लोग तुरंत स्पेंड करते हैं बेसिक नीड्स पर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना, रोड्स, मेट्रो, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स बनना जिससे लाखों जॉब्स क्रिएट होती हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की डिमांड भी बढ़ती है। टैक्स कट्स, इनकम टैक्स कम करने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, जीएसटी रेट्स कम करने से चीज़ें सस्ती होंगी, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। चौथा, मनरेगा जैसी स्कीम्स को एक्सपेंड करना जिससे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन। आरबीआई गवर्नर पब्लिक स्पीचेस में क्लियरली बोले, हम डिफ्लेशन नहीं होने देंगे, हम जितना भी करना पड़े करेंगे। ऐसा बोलना लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। दूसरा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, मीडिया में पॉजिटिव मैसेजिंग फ्लोट करना, जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे। तीसरा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेस, रेगुलर सर्वेस निकालना, जैसे आप अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखाओ मीडिया में जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ने से स्पेंडिंग बढ़ेगी। फेस्टिवल्स, इवेंट्स को प्रमोट करना, शॉप ड्यूरिंग दिवाली कैंपेन्स निकालना, सपोर्ट लोकल बिजनेस मूवमेंट्स, सोशल प्रेशर क्रिएट करना जिससे स्पेंडिंग बढ़े।
यूज़ इट और लूज़ इट पॉलिसीज़ निकालना, जैसे लिमिटेड टाइम टैक्स रिबेट्स, अभी खरीदो डिस्काउंट मिलेगा, एक्सपायरी डेट्स वाले वाउचर्स निकालना। सक्सेस स्टोरीज हाईलाइट करना, जो कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं उनकी पब्लिसिटी करना। सो डिफ्लेशन जितना इकोनॉमिक है उतना ही साइकोलॉजिकल है, तो क्योर भी साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों होना चाहिए। इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, रिएक्टिव नहीं। सो अगली बार जब आप सुनो फॉलिंग इन्फ्लेशन के बारे में और चीपर प्राइसेस सेलिब्रेट करो, तो याद रखना एक पॉइंट है जहां चीपर बन जाता है कैटास्ट्रॉफिक। गोल ये नहीं है कि सब प्राइस इंक्रीज को रिवर्स करें, बल्कि गोल है उन्हें मैनेजेबल पेस तक स्लो करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लाइफ की तरह बैलेंस ही सब कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें